हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से नई टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। नई टेस्ट सीरीज किसके बारे में? तो वही पुरानी टेस्ट सीरीज है। किसके बारे में? तो संविधान के बारे में आज हम फिर से देखेंगे। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो किस परीक्षा के लिए? या यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन सके हैं मैं आपके लिए सारे लेकर आया हूं। बस आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखना है और हमारे साथ बने रहना है। अगर आपको संविधान के बारे में ज्ञान है तो ठीक है, नहीं ज्ञान है तो कोई बात नहीं, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपसे जहां तक सॉल्व करवा दिया जाएगा वहां तक आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपने अगर पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, भाग 1 संविधान का नहीं देखा है, तो आप फिर से वापस जाइए यूट्यूब चैनल पर और मेरे चैनल पे जाकर पहले भाग 1 देख कर आइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान भाग 2। मतलब भाग 1 बन चुका है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले एक बार उसे जरूर देख लें। अब यहाँ पे देखते हैं कल का प्रश्न। मैंने आपके लिए एक कल प्रश्न छोड़ दिया था कि म्यांमार के संविधान सभा में भारत से किसको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? म्यांमार के संविधान सभा में भारत से किसको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी.एन. राव को ही वहाँ पर भी नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को भी वहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो चलिए, ये आपका रहा कल का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज पूरी होने के बाद एक प्रश्न आपके लिए आज फिर छोड़ा जाएगा, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया? आपसे यह पूछ सकता है कि उस उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? अगर आपसे ये पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने पेश किया था, तो उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आपसे पूछ रहा है कि कब पेश किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पेश किया गया था और इसे संविधान ने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। कब? तो 22 जनवरी 1947 को पेश किसने किया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपसे ये पूछेगा कि संविधान की अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 8। कितनी महिलाएं थीं? तो वहां पे 8 महिलाएं थीं। लेकिन एक मिनट, आपसे अगर पूछ ले कि अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। 1950 को इसकी आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8। अगर आपसे पूछ ले कि वहां पर सीटें कितनी थी, मतलब उपस्थित तो 8 महिलाएं हुई थी ना, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वहां पर महिलाओं की संख्या के सीटों की संख्या कितनी थी, तो वहां पे 15 सीटें महिलाओं की थी। अगर आपसे पूछ ले कि वहां पे कुल सदस्य कितने उपस्थित हुए थे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 284, मतलब 284 सदस्य या 284 लोग आखिरी संविधान सभा की बैठक में उपस्थित हुए थे। तो आपसे अगर इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी जो आई थी, उपस्थित हुई थी, तो उनकी संख्या 8 थी। अगर पूछ ले उनके कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो उनके कुल सीटों की संख्या 15 थी। पूछा जाए अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पूछा जाए कुल सदस्य उसमें कितने आए थे, तो 284, 284 वहां पे सदस्य उपस्थित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि संविधान को लागू कब किया गया? आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान को जो है वो लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये प्रश्न बहुत सरल है और आप सभी लोग इसे जानते हैं, लेकिन इससे और भी चीजें पूछी जा सकती है। 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि संविधान को भारतीय संविधान को एक मिनट, हाँ, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था
26 नवंबर 1949 को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत करना अलग बात है और लागू करना अलग बात है। तो पहली बार अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। यहाँ पे जनवरी नहीं, यहाँ पे होगा नवंबर। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें जब लागू किया गया था तब अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी थी? अंगीकृत जब किया गया था तो कितने अनुच्छेद थे जिनको लागू कर दिया गया था? तो 16 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था? उसी समय चालू कर दिया, लागू कर दिया गया था। वो अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया था तो आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 394, 394, 394 के तहत, अनुच्छेद 394 के तहत 16 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए, लगातार आखिरी तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि, एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्र को संविधान के किस भाग में रखा गया है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भाग 1 में ही संघ एवं राज्य क्षेत्र को संविधान में रखा गया है। इसी को ही संघ एवं राज्य क्षेत्र कहते हैं, भाग 1 को ही। ठीक है, आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछ ले कि अपने देश का संवैधानिक नाम क्या है? आपके अपने देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो आपके अपने देश का संवैधानिक नाम है, वहाँ पे आपको मिलता है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये आपके अनुच्छेद 1 में मिलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यही लिखा होता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि अपने देश का संवैधानिक नाम क्या है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लगाएंगे? भारत अर्थात इंडिया। ये सब तो केवल कहने के लिए है, जो लोग आते गए वो नाम रखते गए, इन सभी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसमें 2 ही नाम का महत्व है, वो कौन सा है? भारत अर्थात इंडिया। अब यहीं से आपका एक प्रश्न और भी बन सकता है कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया? मतलब पाकिस्तान नाम किसने दिया? आपसे ये भी पूछ सकता है, या ये पूछ ले, दोनों का उत्तर एक ही होगा कि पाकिस्तान का नामकरण या नाम किसने दिया। तो इनका नाम, पाकिस्तान का नाम दिया था रहमत अली ने। किसने दिया था? रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने दिया था। और पाकिस्तान का मतलब होता है पाक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है आपका, एक मिनट, एक बना है आपका पाक और एक मिलके बना है स्थान। तो पाक का मतलब होता है पवित्र और स्थान का मतलब होता है स्थान, जगह। तो पवित्र जगह को ही क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने ये क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इस देश का नाम पाकिस्तान रखा गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने। आपसे पूछ ले राज्यों का नाम तथा उनके क्षेत्रफल संविधान में कहाँ वर्णित हैं? आपसे ये पूछ ले, अभी तो आपसे पूछा गया था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब आपसे पूछ रहा है राज्यों का नाम तथा उनका क्षेत्रफल संविधान में कहाँ वर्णित है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े प्यार से बता देना है कि ये अनुसूची नंबर 1 में है। किस में है? अनुसूची नंबर 1 में है। क्या? कि राज्यों का नाम, जो राज्यों का नाम अगर आप ढूंढेंगे तो अनुसूची नंबर 1 में, और उनके क्षेत्रफल के बारे में अनुसूची में नंबर 1 में विस्तार पूर्वक दिया होता है कि राज्य का नाम क्या है और उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दिया हुआ है माहे को भारत में कब मिलाया गया? आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि माहे को भारत में कब मिलाया गया। तो आपको क्या याद रखना है कि माहे को भारत में 1954 में मिलाया गया। एक मिनट, 1954 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1954 में मिलाया गया। इसी समय आपको याद रखना है पांडिचेरी, यमन और माहे,
इनको भी माहे के साथ पांडिचेरी और यमन को भी मिलाया गया था। किसको? पांडिचेरी के साथ माहे के साथ पांडिचेरी और यमन को भी मिलाया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि बताओ पांडिचेरी, यमन और माहे पहले किसके कब्जे में थे, तो ये किसके कब्जे में थे, तो आपको तुरंत बड़ा प्यारा सा जवाब दे देना है कि ये फ्रांस के कब्जे में थे, जिनसे छुड़ाकर भारत में इनको मिलाया गया था। ठीक है, तो अब आपका 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है दमन और दीव, एक मिनट, हाँ, आपसे पूछ सकता है दमन और दीव को भारत में किस ऑपरेशन के तहत जोड़ा गया। दमन और दीव को भारत में किस ऑपरेशन के तहत जोड़ा गया, तो आपको यहाँ पे तुरंत बताना है कि ऑपरेशन विजय के तहत क्या कर दिया गया था, इनको जोड़ा गया था। ऑपरेशन विजय के तहत दमन द्वीप और गोवा को जोड़ा गया था। अगर पूछे कि ये दमन द्वीप और गोवा ये तीनों किसके कब्जे में थे, तो ये किसके कब्जे में थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पुर्तगाल के कब्जे में थे। किसके थे? पुर्तगाल के कब्जे में थे। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिससे छुड़ाकर इनको फिर से इनको भारत में जोड़ा गया। अब आपसे पूछ सकता है अगला प्रश्न कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया। सिक्किम से एक प्रश्न आ सकता है कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया, तो इनको मिलाया गया 1975 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर पूछ ले कि सिक्किम में किसका राज था, तो योग्याल राजवंश का था। किसका? योग्याल, एक मिनट लिख के दिखा देते हैं। योग्याल मतलब आधा गा और या परागमंत्रा या और ला, योग्याल राजवंश के अंडर में था। तो इसको क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। लेकिन सिक्किम को जोड़ने से पहले इसके साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ हुई थी। इसमें आप थोड़ा ये देख लीजिए। इसको पहले सह राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन में। कब? 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको क्या किया गया, सह राज्य बनाया गया। यहाँ पे बताया गया आप हमारे साथ जैसे सारे राज्य हैं उसी की तरह रहकर देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मिल जाइएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप हमसे अलग हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ था दोस्तों, 1 साल के लिए ये क्या हुआ था, सहराज्य के रूप में हमारे साथ रहा था। उसके बाद इसको बड़ा पसंद आया अपना भारत, और यहाँ के लोग सब कुछ और कार्यवाही सब कुछ इसको बहुत पसंद आई। तो ये क्या हुआ, वो 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये 22वां राज्य अपने देश में जोड़ा गया। कौन सा? तो सिक्किम आपने यहाँ का 22वां राज्य जोड़ा गया था। कब? 1975 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 36वें कितने 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। अब आपसे पूछ ले, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यों का प्रवेश और स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। राज्यों का प्रवेश और स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद नंबर 2 से संबंधित है। राज्यों का प्रवेश और स्थापना यह बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 2 में बोला गया है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। तो अगर कौन करवाएगा, आपसे ये पूछ ले, तो ये कार्य संसद करती है। कौन करता है? तो संसद करती है। इस पर कार्यवाही कौन करता है? तो संसद करती है। आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है नाम क्षेत्र सीमा का निर्धारण तथा नए राज्यों का निर्माण में किसकी अनुमति आवश्यक है। नाम क्षेत्र सीमा का निर्धारण तथा नए राज्य के निर्माण में किसकी अनुमति की आवश्यकता है, तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तभी यह हो सकता है। आप किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं, किसी राज्य की सीमा बदल सकते हैं, और किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग कर सकते हैं, या नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है बेरुवाड़ी विवाद संविधान के किस संशोधन से संबंधित है, तो आपको बताना है बेरुवाड़ी विवाद जो है ये 9वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 9वां नंबर संविधान संशोधन। कब? तो 1960 में।
1960 में 9वें संविधान संशोधन के तहत ये बेरुबारी विवाद हुआ था। तो आपको यह याद रखना है। बेरुबारी विवाद क्या था? तो इसमें यह था कि इसको पश्चिम बंगाल को देना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको पश्चिम बंगाल को दे रहे थे और इसमें क्या हुआ था, ये अनुच्छेद 3 और 4 को लगा रहे थे। लेकिन अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि आप बाहर से राज्य को लाकर मिला सकते हैं, ना कि अंदर के राज्य को बाहर ले जा सकते हैं। तो इसमें ये अंदर के राज्य को बाहर ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे ये विवाद हुआ था कि ये अनुच्छेद 3 और 4 नहीं लगेगा। तो इसलिए यह मुख्य है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो आपको तुरंत बता देना है 562। कितनी थी? तो 562 थी। आपसे अगर पूछ ले कि बताओ उस समय भारत में कितने प्रांत थे, तो भारत देश में कितने 11 प्रांत थे। कितनी रियासतें थीं? तो 562 देशी रियासतें थीं। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। अब बोल रहा है भाषा के आधार पर प्रथम बार किस राज्य को अलग किया गया? आपसे पूछ रहा है कि भाषा के आधार पर प्रथम बार किस राज्य को अलग किया गया। तो आपको लगाना है आंसर नंबर ए, आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था? प्रथम बार भाषा के आधार पर अलग किया गया था। भाषा के आधार पर अलग किया गया था। अगर आपसे डेट पूछ ले कि कब अलग किया गया था, तो यह किया गया था 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर कितना? 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में इसको भाषा के आधार पर, यह पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे अलग किया गया था। ठीक है, तो आपको यह क्या करना है, याद रखना है। फिर आगे चलकर 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश टूट जाता है, या एक आंध्र प्रदेश रह जाता है और दूसरा तेलंगाना बन जाता है। आपसे ये भी प्रश्न यह पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्न में से किस आयोग का संबंध भाषा के आधार पर विभाजन से है? तो इसमें से अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना क्या है, फजल अली आयोग। यह क्या है, भाषा संबंधित है। इसी ने, फजल अली आयोग ने ही यह कहा था कि देश को भाषा संबंधित भाषा के आधार पर देश के राज्यों का विभाजन होना चाहिए। यह किसने कहा था? तो फजल अली ने। इसमें 3 सदस्य थे। आपसे पूछ ले फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। एच एन कुंजरू थे, और एक थे शायद के एम पणिकर, तो पता नहीं ऐसे कुछ करके थे, याद नहीं है, लेकिन के एम करके कोई थे। तो इसमें 2 सदस्य थे। कौन? एच एन कुंजरू और के एम। और इसके अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। इसीलिए इस आयोग का नाम रखा गया फजल अली। तो ये कब आया था अगर आपसे पूछ ले, तो ये आया था 1953 में। कब आया था? 1953 में। और ये किसके कहने पे आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये आया था। आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि फजल अली की रिपोर्ट कब आई थी, तो इसकी रिपोर्ट जो आई थी वो 1955 में आई थी। कब आई थी? 55 में। यह आयोग कब आया था? 53 में। 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई थी और उसे संसद में पेश किया गया। उसके बाद काफ़ी सारी बहस चली, और बहस के बाद इस आयोग का नाम बदलकर फिर रख दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। एक अधिनियम बना दिया गया इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के सलाह पर। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसके बाद कई राज्य अलग हुए। 1 नवंबर को जाके आपको क्या हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, ये सब अलग हुए धीरे धीरे करके। ये 1 नवंबर 1956 की बात है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर कि एच एन कुंजरू का संबंध किस आयोग से? तो अभी हमने बताया है कि एच एन कुंजरू किससे संबंधित हैं। तो ये 1 मिनट। तो कौन? एस एन कुंजरू कौन थे? तो ये फजल अली आयोग, किसके? फजल अली आयोग के एक सदस्य थे। अभी कुछ देर पहले बताया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब आज से पूछ ले कि पोट्टी श्री रामलू का निधन कब हुआ? तो आपको बताना है पोट्टी श्री रामलू का निधन
15 दिसंबर 1952 को हुआ। कब हुआ? 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हुआ। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जब देश का विभाजन राज्यों का विभाजन होने लगा, देश को राज्यों में बांटा जाने लगा, तो इसे दो भागों में बांटा जाने लगा। एक प्रशासन के आधार पर और दूसरा भाषा के आधार पर। कुछ लोग कह रहे थे कि देश को प्रशासन के आधार पर बांटो, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, देश को भाषा के आधार पर न बांटो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। फिर पहली कमेटी इन्होंने बनाई, कौन सी? एस.के. धर आयोग। एस.के. धर कमेटी बनाई। उसने कहा कि इसको, अपने देश के राज्यों को प्रशासन के आधार पर बांटना चाहिए। फिर क्या हुआ? विवाद हो गया। भाषा वाले लोग कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको भाषा के आधार पर बांटिए। फिर क्या हुआ? फिर दूसरी कमेटी बनाई गई। कब? दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, और बी से क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। पी से क्या होगा? पट्टवी सीतारमैया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये कमेटी बनाई गई। इसने भी कहा कि प्रशासन के आधार पर देश के राज्यों का विभाजन होना चाहिए। फिर भी तब क्या हुआ? ये जो आपके हैं, ये पोटी श्री रामलू जी, ये अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 56 दिन तक लगातार इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल की। ये खाना पानी कुछ नहीं खाए, और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 में हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे दक्षिण भारत वालों के लिए कहा गया है, एक कहावत कही जाती है कि ये खुशी होते हैं या दुखी होते हैं तो दोनों में क्या करते हैं? बसों को जला देते हैं। तो वैसे ही इन लोगों ने काफ़ी सारा विद्रोह किया, और इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू नए नए उस समय अपने यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। और जैसे ही ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, फटाफट तुरंत इन्होंने क्या किया? आगे चल करके 1 अक्टूबर 1953 को एक नए राज्य का उद्घाटन कर दिया। किसका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये किसको? आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये लोग कहते थे कि ये जो आपके क्या है, पोटी श्री रामलू जो हैं, ये कहते थे कि मद्रास से तेलुगु भाषी वालों को अलग कर दो। जो लोग मद्रास में तेलुगु भाषा बोलते हैं, इनको अलग कर दो और इनका एक नया नाम दो। क्या? आंध्र प्रदेश। तो उसी समय पे ये अलग हुआ था। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य का विभाजन दो आधार, मतलब राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पर संविधान के किस संशोधन द्वारा होने लगा? तो आपको ये बताना है कि ये किस संशोधन द्वारा राज्य को दो आधारों पे बांटा जाने लगा। कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित में? तो ये 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। कब? 1956 से ये क्या किया जाने लगा? दो भागों में बांटा जाने लगा। उसके बाद ये पहला एक दो राज्य में, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में और राज्य में। अगर आप पूछ ले कि प्रथम बार जब राज्य को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, तब राज्यों की संख्या कितनी थी? तब राज्यों की संख्या 14 थी। अगर आपसे पूछ ले कि तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। अब वर्तमान में कितनी है? तो 8 हैं। और अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब पूछ रहा है बम्बई प्रेसिडेंसी को कब विभाजित किया गया? तो बम्बई प्रेसिडेंसी को आप बता सकते हैं कब? 1960 ईस्वी में क्या किया गया? इसको विभाजित किया गया, और इसको दो भागों में बांटा गया। दो भागों में कौन कौन से में बांटा गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया। किसमें? गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया। कब? 1960 में। अब आपका दोस्तों 21 नंबर प्रश्न जो आपके लिए छोड़ दिया जाएगा यहीं पे, और आप इसको करके आएंगे घर से, मतलब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा। इसका प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, या क्या कब प्राप्त हुआ? तो आपको ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको यही क्या करना रहेगा? बताना रहेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।